नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम जो बात कर रहे हैं ये प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास है, यानी इसके बारे में जो हम बताने जा रहे हैं वो है जो आपका लेसन नंबर 11 है, उसके जो महत्वपूर्ण पर्सन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा है कि सर 11th चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो हमें करवा दीजिए। जो मैंने न्यूमेरिकल तो इसके अंदर करवा दिए थे, लेकिन कुछ ऐसे पर्सन है जो मैंने आपको कहा था आप वहां से कर सकते थे हमारे लेसन से, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा सर आपका कितना उत्तर लिखना है और कैसे लिखना है हमें वो समझा दें। तो आज हम उसी के बारे में बात 11th लेसन के जो प्रश्न उत्तर है महत्वपूर्ण उनके बारे में बात करेंगे, जो आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो देख लेते हैं प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है जो ये है कि कार्य से आप क्या समझते हैं यदि विस्थापन की दिशा बल की दिशा से भिन्न हो। यानी अपन विस्थापन इधर लगा रहे हैं, विस्थापन इधर हो रहा है, बल इधर हो रहा है, ऐसा नहीं बताना, अपने को ये बताना अगर बल इधर लग रहा है और विस्थापन इधर, बल और विस्थापन की दिशा अलग अलग हो तो अब कार्य क्या होगा उसके बारे में आपको बताना है। उदाहरण सहित अपन इसको समझाएंगे। तो सबसे पहले आपको कार्य पूछा है कि कार्य क्या होता है, तो आप कार्य की परिभाषा लिख दें। क्या होता है? बल एवं बल की दिशा में विस्थापन विस्थापन के गुणनफल को बल एवं बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को, यानी बल और बल की दिशा में विस्थापन दोनों के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। तो आपको कार्य बराबर सूत्र होता है बल एवं बल की दिशा में विस्थापन, यानी इन दोनों के गुणा को क्या कहते हैं? बल एवं बल की दिशा में विस्थापन को कार्य कहते हैं। अब देखते हैं, समझ लेते हैं अपन। अगर मान लेते हैं, अगर माना बल है वो F है एवं विस्थापन मान लिया वस्तु का जो S है। देखो ये यहां से वस्तु को अपन इस वस्तु को मान लो धक्का दिया, यहां से बल लगाया तो वस्तु यहां तक चली गई, तो आपने जो बल लगाया वो F मान लिया और वस्तु वहां तक गई तो वो क्या है? S। तो अपन देखते हैं तो किया गया कार्य, क्या होगा? W बराबर, देखो बल क्या है यहाँ पर? F इंटू विस्थापन, बल इंटू बल की दिशा, विस्थापन क्या है? S। तो क्या सूत्र होता है? Fs। ये तो जब है W बराबर जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा उसी दिशा में बल लग रहा है, उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है तब। लेकिन अपने को ऐसा नहीं कहा है। कई बार अपन वस्तु को बल अलग दिशा में लगाते हैं और वस्तु अलग दिशा में जाती है। ये कब होता है? जैसे उदाहरण के लिए मान लें अपन, जैसे ये कोई खिलौना है, अब खिलौने को आप धागे से ऐसे खींचते हैं तो ये खींचता आप इस तरह से नहीं, बल तो इस दिशा में लगा रहे हैं, लेकिन खिलौना किधर जा रहा है? चल के इस दिशा में। तो इस दिशा में आपको कार्य कितना करना पड़ेगा, इसमें कितनी ऊर्जा लगानी पड़ेगी, उसके बारे में गणना करते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में कैसे करना पड़ेगा। तो आपको इसके अंदर ध्यान रखना है, आप जिस तरफ से बल लगा रहे हैं ये बल इस दिशा में, यानी इसके इधर समांतर इसके, और दूसरा देखो बल जिस दिशा में लग रहा है उसके बीच में कोण कितना है, एक तो वो ध्यान रखना है कोण कितना है। तो यहां पर ये क्या होता है? बल कितना हो जाता है? Fs cos थीटा। क्या हो जाता है? बल कितना लग रहा है? F cos थीटा। और विस्थापन कितना है? विस्थापन s ही है। तो अब देखो अपन निकालेंगे, अगर बल अगर अलग दिशा में बल लग रहा है तो बल क्या हो जाएगा? F cos थीटा। और विस्थापन कितना है? s। अब देखो जब बल एवं विस्थापन की दिशा भिन्न हो तो किया गया कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। तो बल का मान कितना? ये बल है F cos थीटा और विस्थापन क्या है? S। या इसको लिख सकते हैं अपन Fs cos थीटा। ये हो गया। तो अगर बल और बल की दिशा में अगर विस्थापन नहीं है, बल और विस्थापन की दिशा अलग अलग है, तो किया गया कार्य क्या होगा? Fs cos थीटा। तो ये हो गया इस सवाल का जवाब कि आपको क्या लिखना है इसके अंदर? कार्य की परिभाषा लिखनी है, ये एक दो चित्र बनाने हैं, ठीक है, और इसके बाद आपको ऐसा करना है। और इसके बाद आपको ये कार्य का परिभाषा, अगर कार्य बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है तो ये सूत्र बनेगा। अगर बल की दिशा
अलग है और विस्थापन की दिशा अलग है, तो किया गया कार्य क्या होगा, यहाँ पर बल आपको याद रखना है Fs cos थीटा होता है। अगर बल की दिशा अलग है तो किस कोण पर होगा, Fs cos थीटा, ये याद रखना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, बल एवं विस्थापन की दिशा अलग अलग है, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर Fs cos थीटा। तो ये हो गया इस सवाल का जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। u वेग से गतिमान एक वस्तु पर F बल लगाने पर वस्तु का वेग बढ़कर v हो जाता है। अगर कोई वस्तु है वो v वेग से अभी गति कर रही है, यानी उसका प्रारंभिक वेग क्या है, u है, और उस पर बल लगाया F, तो वस्तु का वेग बढ़कर v हो जाता है, यानी अंतिम वेग क्या हो गया, v हो गया। तो इस दौरान तय की गई दूरी s है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी हुई, यानी पहले जो गति कर रही थी फिर उस कुछ बल लगाएंगे तो उसकी गति और बढ़ जाएगी। तो आपको ये बताना है उसके अंदर आपने कितना कार्य किया उसकी गति को बढ़ाने के लिए। तो देखते हैं, अपन मान लेते हैं माना वस्तु का द्रव्यमान m है और उसके द्वारा समान वेग से u वेग से वो गति कर रही है। वस्तु पर लगाएगा बल F बल लगाते हैं तो वस्तु s दूरी तक विस्थापित होती है और उसका वेग बढ़कर कितना हो जाता है, v हो जाता है। यानी अपन बात करें m वस्तु का द्रव्यमान हो गया और प्रारंभिक वेग, जिसे अपन क्या कहते हैं, प्रारंभिक वेग u होता है, और बल लगाया वो F है, और अंतिम दूरी s, और अंतिम वेग क्या है, v है। तो अपन गति की तीसरी समीकरण से देखते हैं। गति की तीसरी समीकरण क्या होती है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यहां पर देखो ये लिख लेते हैं, u बराबर होता है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, v बराबर होता है अंतिम वेग, s होता है दूरी, a होता है त्वरण। तो देखिए यहां पर अगर मैं यहां से a का मान निकालना चाहूं तो क्या करूंगा, v को इधर लाते हैं तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2a। a का मान निकालना चाहे तो a इधर रहेगा, ये 2s इसके भाग में आ जाएगा, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे 2s हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो आपने एक सूत्र पढ़ा है बल का। बल बराबर क्या होता है, यानी F बराबर होता है m a, न्यूटन के नियम से, न्यूटन के गति के नियम से। तो देखो F बराबर क्या होता है m a, तो m की जगह m रहने दो, a का मान यहां से रख दो। a बराबर क्या रख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे 2s, ये मान रख दिया a का। ये s इधर इसका इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, F, और s इधर क्या आएगा गुणा में, तो ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे 2 Fs। आपने कार्य बराबर अपन पढ़ चुके हैं, कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर होता है Fs, अभी पढ़ा था कार्य बराबर। तो यानी Fs की जगह क्या रख सकते हैं, W, तो इस Fs की जगह क्या रख देंगे, W बराबर 1 बटे 2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, अतः वस्तु में जो ऊर्जा में वृद्धि होगी वो कितनी होगी, ये होगी ऊर्जा में वृद्धि। जितनी इसके अंदर कार्य करेंगे यही क्या होगी, ऊर्जा में वृद्धि, यानी गतिज ऊर्जा को लिखते हैं E के से 1 बटे 2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये सूत्र हो गया। तो ये इसका उत्तर हो गया। आपको देखो गति की तृतीय समीकरण याद करनी है, और ये न्यूटन का दूसरा नियम। तृतीय समीकरण से इसके a का मान निकाल लेंगे और इससे F बराबर ma, इस a का मान इस समीकरण में रख देंगे। a का मान रखने के बाद में जो s भाग में इसको इधर लाएंगे तो ये गुणा में आएगा। Fs बराबर क्या होता है, कार्य, और कार्य कितना होता है, जितनी ऊर्जा लगेगी उतना ही कार्य होगा। तो E के बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे 2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये क्या हो गया इसका उत्तर। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण से आप क्या समझते हैं, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण क्या है इसके बारे में बताना है। और या इसके बारे में ये प्रश्न आ जाए, एक मुक्त रूप से ऊंचाई से गिरती है एक वस्तु, मुक्त रूप से ऊंचाई से गिरती है, मुक्त रूप से यानी स्वतंत्र। आपने इस मान लो जैसे मैंने डस्टर को यहां से उठाया और इसको नीचे छोड़ दिया तो गिरती हुई, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा निरंतर कम होती रहती है, और इस प्रक्रिया में यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण से किस प्रकार होती है। तो देखो अगर आप किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिराते हैं, पहले तो देखो अगर वस्तु को यहाँ रखा हुआ है मान लो,
इस वस्तु को यहाँ रखा हुआ है, आपने इसको ऊंचा उठाया, मान लो ये फर्श है और आप इसको वस्तु को ऊंचा उठाएंगे, जैसे जैसे ऊपर उठाते हैं उसकी यांत्रिक ऊर्जा बढ़ती है। क्या करता है, जैसे आप जितना ऊपर लेके जाएंगे यांत्रिक ऊर्जा जाएगी। अब इस डस्टर के अंदर यांत्रिक ऊर्जा है, अब क्या है इसके अंदर यांत्रिक ऊर्जा, जैसे इसको नीचे छोड़ेंगे तो यांत्रिक ऊर्जा कम होती जाएगी, लेकिन उसी अनुपात में ये गति करते हुए यानी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। तो देखो यहाँ पर मान लो एक यहाँ से फर्श से आपने एक वस्तु को यहाँ से उठाया और यहाँ तक लेके आए, इस वस्तु को यहाँ तक लेके आए तो इसके अंदर क्या आ गई, यांत्रिक ऊर्जा आ गई। यहाँ पर लाया तो इसकी यांत्रिक ऊर्जा को लिखते हैं ईपी से, ये क्या होगी अधिकतम, और यहाँ से इसकी गतिज ऊर्जा क्या है अभी। अगर आपने इस डस्टर को यहाँ पर रोका हुआ है, ऊपर लेके यहाँ रोक दिया तो गति नहीं कर रही है, तो गतिज ऊर्जा कितनी है इसकी, जीरो, गतिज ऊर्जा जीरो। अब जैसे इसको छोड़ेंगे तो गति यांत्रिक उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी, नीचे नीचे जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। लास्ट में जैसे फर्श पे वापस आ जाएगा तो इसकी यांत्रिक ऊर्जा जीरो हो जाएगी और गतिज ऊर्जा यहाँ पर अधिकतम होगी। तो देखो अब देखते हैं इसको क्या लिखा है, देखो इसका उत्तर देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार अपन ने पढ़ा था यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम। ऊर्जा संरक्षण नियम क्या कहता है कि किसी भी निकाय की ऊर्जा जितनी है उसके अंदर उतनी ही रहती है, ना तो अपन ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं और ना ही उसकी ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। जिसकी जितनी उसके अंदर ऊर्जा है उतनी में ही रहेगी। अपने ये नियम पढ़ा था ऊर्जा संरक्षण का नियम कि अपन ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं, ना तो ऊर्जा को बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो इसके अनुसार यदि निकाय की गतिज ऊर्जा कम होती है, अगर मान लो किसी निकाय की गतिज ऊर्जा कम हो रही है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है उसके अनुपात में, क्योंकि अनुपात क्या होता है दोनों का बराबर, जितनी उसके अंदर यांत्रिक ऊर्जा उतनी रहेगी, यांत्रिक ऊर्जा तो उतनी ही रहेगी। उसके अनुपात में क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी, अगर गतिज ऊर्जा कम होगी तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो देखो ये लिखा है गतिज ऊर्जा कम होती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, और यदि गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है तो स्थितिज ऊर्जा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है किसी भी वस्तु की। अगर आप उसको उठा रहे हैं ऊपर ले जा रहे हैं तो यहाँ स्थितिज ऊर्जा इसके अंदर कम है, यहाँ वस्तु आएगी तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, अब इतनी जितनी ऊंचाई पर ज्यादा होती है वस्तु उतनी स्थितिज ऊर्जा जाती होती है। अब देखो यहाँ पर ऊंचाई कम होगी तो स्थितिज ऊर्जा इसकी क्या होगी, कम होगी, लेकिन यहाँ से गति करते हुए आ रहा है तो गतिज ऊर्जा बढ़ रही है धीरे धीरे। इसके बाद देखो अगर ये पर्सन है दूसरा, देखो स्वतंत्र रूप से या मुक्त रूप से नीचे गिरी है, तो इस प्रकार स्वतंत्र पूर्वक गिरती हुई वस्तु, अब वस्तु नीचे गिर रही है, वस्तु पहले यहाँ थी, वस्तु यहाँ थी, जैसे जैसे नीचे आएगी तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी क्योंकि ऊंचाई कम होती जा रही है। जैसे ऊंचाई कम होती है तो स्थितिज ऊर्जा भी क्या होती है, कम हो जाती है। तो जैसे जैसे नीचे आ रही है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो रही है, कम हो रही है, स्थितिज ऊर्जा कम हो रही है। तो देखो यहाँ पर ये लिखा है पूर्वक गिरती हुई वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है, परंतु उतनी ही उसकी स्थितिज गतिज ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि। जितनी उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा में कमी हो रही है उतनी गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। तो देखो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है लेकिन उल्टी दिशा में। जैसे देखो अगर मान लो ये वस्तु है, अब यहाँ से नीचे आ रही है तो नीचे आते हुए देखो गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, एक बढ़ रही है तो दूसरी क्या हो रही है, घट रही है, यानी उल्टे बराबर है, एक बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। तो अपन क्या करते हैं, इसका माइनस का साइन लगा देते हैं यहाँ पर। तो देखो क्या होती है कुल ऊर्जा, कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, उसको EM से लिखते हैं। यहाँ K का मतलब होता है ये है गतिज ऊर्जा और ये है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो माइनस है, अब देखो कुल ऊर्जा किसके बराबर होगी, इस EB को इधर लाएंगे माइनस का तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो कुल ऊर्जा सदैव क्या रहती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा से सदैव स्थिर रहती है, यानी उनका मान हमेशा बराबर रहता है। अब देख लो एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। मान लो यहाँ पर किसी गतिज ऊर्जा है 100 जूल, स्थितिज ऊर्जा कितनी है, अधिकतम ऊंचाई पर है तो 100 जूल। अब जैसे नीचे आएगा तो यहाँ पर दोनों की यांत्रिक ऊर्जा भी कितनी है, यहाँ पर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा कितनी है 100, तो ये कितना हो गया 100 जूल, यानी गतिज ऊर्जा 0 स्थितिज ऊर्जा 100। अब यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ मान लो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, जैसे नीचे आएगा तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, स्थितिज ऊर्जा को P से लिख देते हैं, मान लो 60 होगी, तो ये 60 होगी तो गतिज ऊर्जा 40 हो जाएगी, लेकिन दोनों का योग देखो हमेशा सेम ही रहेगा, 100 ही रहेगा। गतिज ऊर्जा जैसे जैसे कम होगी तो स्थितिज ऊर्जा उसके अनुपात में बढ़ेगी, दोनों का योग हमेशा बराबर रहेगा। दोनों का योग ही क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा उसके अंदर उतनी ही रहेगी,
जैसे जैसे स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी वैसे वैसे उतने ही अनुपात में गतिज ऊर्जा उसकी बढ़ती जाएगी। तो अपन कह सकते हैं गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का मान सदैव स्थिर रहता है, यानी एक निश्चित रहता है। अगर इसके अंदर 100 जूल है तो वो हमेशा 100 जूल ही रहेगी। अगर यहाँ पहुंच जाएगा मान लो ये वस्तु, अब मान लो उसकी स्थितिज ऊर्जा है, P को लिखते हैं स्थितिज ऊर्जा से, मान लो 10 है, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। इसकी कितनी हो जाएगी? 90। तो दोनों का योग जोड़ लो, 100 ही रहेगा। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि किसी भी निकाय का जो ऊर्जा होती है वो हमेशा कुल ऊर्जा क्या रहती है? संरक्षित रहती है। जितनी है उतनी, संरक्षित का मतलब उतनी ही रहती है, ना तो अपन उसको कम कर सकते हैं ना ही बढ़ा सकते हैं। वो धीरे धीरे एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। तो ये था यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम और मुक्त रूप से घूमती हुई ऊर्जा की गतिज ऊर्जा किस प्रकार बढ़ती है और स्थितिज ऊर्जा किस प्रकार कम होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि गुरुत्वीय क्षेत्र में स्वतंत्रता से गिरती हुई वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा गति के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर रहती है। नहीं, अभी जो पीछे किया था आपने सवाल कि जैसे 100 उसमें भी आ रहा था, दूसरी जब वस्तु नीचे जा रही थी तो भी उनका यांत्रिक ऊर्जा कुल योग कितना था? 100 था। तो आपको ये सिद्ध करके बताना है। तो देखो आपको ये बता दिया, तो देखो चालू करते हैं। माना पिंड का द्रव्यमान, ये देखो मान लो यहाँ पर इससे पृथ्वी से h ऊंचाई, ये अपनी पृथ्वी की सतह है, इससे h ऊंचाई पर कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान है, कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान m है, ठीक है। फिर मान लो ये नीचे आ रहा है, यहाँ पर ये बिंदु B पर आ गया। पहले ये बिंदु A पर है, ये बिंदु B है और ये बिंदु C है। तो A पर है तो आपको पता है यहाँ क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। गतिज ऊर्जा यहाँ पर क्या होगी? गति नहीं कर रहा है, रुका हुआ है, तो गतिज ऊर्जा 0। तो आपने कह दिया प्रारंभिक वेग यहाँ पर क्या है? 0। फिर यहाँ पर पहुंचा और फिर यहाँ पर, और ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक पूरी ऊंचाई h है और यहाँ से यहाँ तक x है। अगर आपसे पूछ ले इतनी ऊंचाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, तो टोटल कितनी है? h में से x क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो ये ऊंचाई आ जाएगी यहाँ से। तो अपन निकालते हैं बिंदु A पर। बिंदु A के लिए देखो यहाँ पर गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 0। गतिज ऊर्जा क्या होगी? 0, क्योंकि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv², यानी कितना वेग है? यहाँ पर वेग क्या है? 0। तो 1/2 m इंटू 0, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर निकालते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? mgh। g क्या है यहाँ? गुरुत्वीय त्वरण। तो ये हो गया। तो कुल यांत्रिक ऊर्जा कितनी हो जाएगी? यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा कितनी है यहाँ पर? 0 और स्थितिज ऊर्जा mgh। तो अपन कुल कितना कह सकते हैं? mgh। बिंदु A पर इतना है mgh। देखो आपने ये सूत्र पहले पढ़ चुके हैं, स्थितिज ऊर्जा वाला mgh होता है। ये आप देख ले वीडियो के अंदर जो लेसन वाला करा है उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है mgh। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, देखो यहां पर लिख लेते हैं। गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 mv² और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। तो स्थितिज ऊर्जा यहां पर क्या है? गतिज ऊर्जा 0, स्थितिज ऊर्जा mgh। अब बिंदु B पर देखते हैं। यहां देखते हैं स्थितिज ऊर्जा। mg। अब देखो जहां जितनी ऊंचाई होती है वो लेते हैं। यहाँ पर वस्तु, यहाँ पर भी तो ऊंचाई कितनी ली? पूरी है। अब वस्तु यहाँ पर आ गई तो ऊंचाई कम होगी। पहले h थी, h में से क्या हुआ? कुछ कम होगी। तो कितनी बची? यहां से यहां तक जो बची है वो है, इसको लेते हैं यहां से x, ये दूरी है x। तो ये बची हुई कितनी हो जाएगी? h माइनस x। ये बची हुई क्या हो जाएगी? h माइनस x। ये h दूरी है और ये टोटल h दूरी है। तो यहां से बचेगी वो क्या हो जाएगी? h माइनस x। तो यहां क्या लिख देंगे? दूरी कितनी है? h माइनस x। तो इसको क्या लिख सकते हैं? mg के अंदर गुणा करा दो, इससे भी गुणा हो जाएगा और ये से, तो एक तो हो जाएगा mgh माइनस mgx। ये होगी इसकी स्थितिज ऊर्जा। इसकी गतिज ऊर्जा निकालते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv²। अब गति की तीसरी समीकरण से
तीसरी समीकरण क्या होती है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। a यहाँ पर क्या है, गुरुत्वीय, यहाँ त्वरण होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। a बराबर क्या लेंगे, g के बराबर होगा, क्योंकि वो अपने आप खींच रही है, अपन कोई बढ़ा तो नहीं रहे, उसको धक्का तो नहीं दे रहे, वो अपने आप करती है, जितनी खींच रही है वही है। तो यहाँ इसकी जगह क्या ले लेंगे, g। अब देखो यहाँ पर वस्तु यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से गिरनी इस वस्तु शुरू हो रही है, तो यहाँ से गिरनी शुरू हुई, तो यहाँ पर देखो गिरनी शुरू हो रही है, यहाँ से यहाँ तक गिरी वस्तु, तो यहाँ से गिरी, तो यहाँ पर वेग कितना था उसका, 0। तो ये क्या हो जाएगा, u बराबर क्या लिख देंगे, 0। तो v बराबर क्या हो गया, 2gs। इसका मान इसके अंदर रख दो, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, एक बटे 2m। v स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, v स्क्वायर की जगह 2 जी। देखो यहाँ त्वरण होता है, मतलब वेग का लगातार समय के साथ वृद्धि होना। तो वेग कितना बढ़ेगा, लगातार वस्तु पृथ्वी अपनी तरफ खींचेगी, तो a बराबर g लिया यहाँ पर, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, सॉरी दूरी क्या है, x, यहां से यहां तक गई, इतना वेग यहां से यहां तक पहुंची है, तो क्या हो गया, x तक, mg x, ये हो गया। तो इसे 2 से 2 कट गया, क्या बचा, mg x। अब देखो कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा कितनी है, mgh प्लस सॉरी माइनस mg x प्लस गतिज ऊर्जा mgx। तो mgx से mgx क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ mgh। तो आगे देखें इसे, तो आपके पास बिंदु B पर कुल ऊर्जा कितनी बची, जो ऊर्जा है वो भी है mgh, यानी पहले पर जितनी है उतनी दूसरे पर है। अब बिंदु C पर देखते हैं। अब वस्तु यहां पहुंच गई, तो यहां पहुंच गई तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, जब जमीन पर आ जाती है तो स्थितिज ऊर्जा 0। तो यहां लिख देंगे स्थितिज ऊर्जा 0। और गतिज ऊर्जा देखो, गतिज ऊर्जा क्या होगी, 1/2 m v²। ठीक है, तो यहां से तीसरी समीकरण से फिर से निकालते हैं, v² बराबर 2 u² प्लस 2 a s। s का मतलब दूरी। अब वस्तु यहां से यहां तक गई है, तो कितनी दूरी तय की उसने, तो v², ये तो हो गया 0 u का मान, यहां से शुरू हुई वस्तु गिरनी, तो यहां तो u का मान कितना है, 0। 2 a की जगह कितना रखना है, g, और यहां s की जगह क्या रखेंगे, h, क्योंकि वस्तु यहां से यहां तक गति की है। इसमें देखो x लिया था क्योंकि वस्तु यहां से यहां तक गई, वस्तु ने यहां से यहां तक दूरी की, तो इतनी गतिज ऊर्जा निकालनी, यहां तक पहुंची। अब वस्तु यहां तक पहुंच गई, तो यहां से लेके यहां तक पहुंची, तो दूरी कितनी होगी इसकी, h। अब इसकी कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, ये तो हो गया 0 प्लस 1/2 m। v की जगह क्या रखेंगे, 2 दिया, तो 2 से 2 कट गया, तो यहां क्या बचा, mgh, ये कुल ऊर्जा की। तो हमेशा ही देखो तीनों बिंदु पर, इस पर भी mgh था, इस पर भी mgh था, और इस पर भी mgh था, तो तीनों बिंदुओं पर क्या रहेगी, ऊर्जा समान रहेगी। तो प्रत्येक बिंदु पर ऊर्जा क्या रहती है, संरक्षित रहती है। प्रत्येक बिंदु पर ऊर्जा स्थिर रहती है, नहीं जितनी है उतनी, जैसे अपने अभी पिछला सवाल किया था 100, तो उसी तरह। तो एक बार दोबारा देख लो इसको कैसे किया है। पिंड का द्रव्यमान कितना लिया, m, ऊंचाई कितनी ली है, h। तो A पर जब वस्तु यहाँ पर है, एकदम मान लो मैंने डस्टर को उठाया यहाँ पर और यहाँ रुका हुआ है, तो रुका हुआ है तो गतिज ऊर्जा हो ही नहीं रही है, तो कितनी होगी, 0। तो गतिज ऊर्जा 0, लेकिन स्थितिज ऊर्जा यहाँ क्या होती है, अधिकतम। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, यहाँ लिखा था mgh, तो ये mgh हो गया। तो कुल ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग, तो ये दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया, mgh। यानी पहले बिंदु पर कितनी है, mgh। तो अब बाकी बिंदुओं पर भी इतना ही होना चाहिए। दूसरा बिंदु B लेते हैं, तो यहाँ तक पहुंची तो उसने x दूरी तय कर ली, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, x। तो देखो यहाँ पर देखो स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, अब दूरी इतनी है तो ऊंचाई यहाँ से कितनी रही, कम होगी ऊंचाई,
पृथ्वी से ऊंचाई पर जितनी होती है उतना ही mgh का मतलब उतनी दूरी लेनी है जो पृथ्वी से। तो पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होगी, टोटल h थी और x कम होगी। मान लो ये 20 मीटर होती और यहां से ये 8 मीटर है, तो आप कितना निकालते हैं, यहां से ये दूरी निकालनी, मान लो टोटल 20 है और ये 8 है, तो आप फटाफट से बता देते ये कितनी हुई, क्या 12। तो 12 कैसे निकालिए आप, 20 में से 8 घटाए तो ये टोटल h है, इसमें से ये इतनी x घटा दिया तो h माइनस x आ गया आपके पास। ये ऊंचाई है अब अपने पास, तो फिर से स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है mg। अब ये ऊंचाई कितनी है, h माइनस x, तो ये अंदर गुणा करा दी तो mgh और mgx हो गया। उसके बाद इस बिंदु पर निकालते हैं इसकी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv²। अपनी गति की तीसरी समीकरण से क्या निकलते हैं, v² बराबर u² प्लस 2s। यहां पर अपने को क्या लेना है, a बराबर g, क्योंकि गुरुत्व अपन और कोई बल नहीं लगा रहे, सीधा वस्तु को छोड़ रहे हैं तो गुरुत्व त्वरण अपने आप लग रहा है, तो गुरुत्व त्वरण लगा दिया। और दूरी यहां से यहां तक पहुंचा तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी दूरी तय की है, x दूरी तय की उसने। यहां पर लिखते हैं इसकी दूरी कितनी तय की, x ये। तो u क्या है, यहां पे पहले रुका हुआ था तो इसकी वेग कितना था, 0। तो यहाँ 0 से लिया, ये प्रारंभिक वेग होता है, ये अंतिम वेग यहाँ तक पहुंचा तो वेग कितना हो गया, यहाँ पर v हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया इसका 0, तो v² की बराबर क्या गया, 2gx। अब ये मान v² का इसके अंदर रख दो, 1/2 m, v² की जगह क्या रख देंगे, 2gx। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट हो गया तो क्या बचा, mgx। तो ये आ गया mgx। तो b बिंदु पर भी कुल ऊर्जा निकालें तो mgh माइनस mgx प्लस mgx, तो प्लस mgx से माइनस mgx कट जाएगा तो क्या बचेगा, mgh। अब दूसरे बिंदु पर भी क्या हो गया, mgh। पहले पर भी यही था, दूसरे पर c पर निकालते हैं, तो c पर यहाँ पर जमीन के सतह पर पहुंच गया तो स्थितिज ऊर्जा 0 होगी। तो गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं इसकी, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र वही है 1/2 mv²। तीसरी समीकरण से फिर से निकालेंगे, तो अब देखो v² बराबर क्या होगा, अब दूरी कितनी तय की है, यहां से लेके यहां तक चल के आई वस्तु, तो ये क्या हो गया, ऊंचाई कितनी होगी, h। तो v² बराबर क्या हो गया, 2gh। तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा यहां पर कितनी है, 0, और गतिज ऊर्जा यहां पर क्या हो जाएगी, mgh। इसका 2 से 2 कट हो जाएगा तो mgh। तो प्रत्येक बिंदु पर क्या रहती है, आपको 3 बिंदु लेके बताने हैं, तो इससे अपन कह सकते हैं प्रत्येक बिंदु पर क्या रहती है, ऊर्जा स्थिर रहती है। तो ये था एक और उदाहरण। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आपके जो ये काफी बच्चों के जो ये सवाल आए थे, ये सवाल थे जो मैंने करवा दिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको समझ में आया है और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।